बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो आपको शोर महसूस हो रहा है उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। आपको पहले भी बताया था गर्मी बहुत है और इतनी शदीद गर्मी में पंखे के नीचे बैठ के मेरे से पढ़ा जाता है, वैसे मैं नहीं पढ़ सकती। तो जनाब, आज जो नावल है बहुत ही प्यारा, बड़ी प्यारी सी एक लव स्टोरी है जो आप दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक दोस्त है वो थोड़ी सी जेलस भी होती है और मतलब उसको अपने उस दोस्त को ना पिंच भी करती रहती है, जेलसी की वजह से, हसद की वजह से। हीरो का करैक्टर बड़ा प्यारा, बड़ा मासूम सा है। मासूम इस लिहाज से कि वो अपनी दोस्त की चालबाजियों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। उसी पे बेस्ड ये बहुत प्यारी सी स्टोरी है। जो हीरो है उसका क्या करैक्टर है और वो हीरोइन को पसंद करके जब शादी करता है तो बाद में क्या हालात होते हैं, उस पे ये बेस्ड बहुत प्यारी सी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरहाना नाज मलिक का बहुत ही खूबसूरत सा नावल रोशन सवेरा। ये नावल आया था जनाब माहनामा किरण के शुमारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फरहाना नाज मलिक का रोशन सवेरा। गुज़श्ता 5-6 दिनों से घर की सारी ख़वातीन बशमूल मोना के खाम में इज़्ज़त देने पर तुल गई थी। गोया कि मशकूक हो गई थी। कहाँ तो अम्मी इधर से उसे फारिग देखती, उधर कोई नया काम ढूंढ कर उसके ज़िम्मे लगा देती। उन्हें उसकी फ़रागत से चिढ़ती और कहाँ अब नामहसूस तरीक़े से उसके ज़िम्मे के काम भी खुद कर डालती और वो उनका घड़ी घड़ी तनकीदी नज़रों से जायज़ा लेकर उठते बैठते टोकना। अम्मी का बस नहीं चलता, वरना रोज़ पूछती आज कितनी सांसें ली। सारा दिन बड़बड़ाते गुजारती, मगर ये 5-6 दिन पहले की बात थी। अब तो जैसे अम्मी तनकीद करना भूल ही गई थी, बल्कि उसकी तरफ जब जब देखती नज़रों में अजीब ठाठे मारता समंदर मौजन होता, जिसमें वो भी डूब जाती। उसके अलावा भाभी साहिबा, उसकी फरागत की नंबर 2 दुश्मन, ज़रा जो देखती वो टीवी के सामने बैठी है, फ़ौरन अनिया को उसकी गोद में पटक जाती। थोड़ी देर को संभालो, मैं ज़रा रोटियां पका लूँ। ये किचन में साथ होती है तो काम भी नहीं हो पाता। तुम तो फारिग बैठी हो, कहकर वो भागने की करती। पीछे वो कड़वे घूंट भरती रह जाती और रह गई मोना तो उसकी जेलसी और शीरनी के क्या कहने। हर वक्त उसके साथ एलाने जंग किए रहती थी, मगर वही मोना जो पहले उससे बेजार रहती थी अब खामखाही कुर्बान जाने लगी थी। ज़रूर दाल में कहीं काला है। वो हद दर्जा होशियार और मोहतात नज़र आने की कोशिशों में लग गई। कहीं मोना साहिबा की नज़र मेरी उस पिंक शर्ट पर तो नहीं जिस पर मैंने 500 रुपये की कढ़ाई करवाई है। एक रोज़ जेम्स बॉन्ड बनकर जासूसाना अंदाज में सोचा भी, या फिर मेरा वो वाइट पर्ल का सेट हथियाना चाहती होगी जो मुझे रूबी ने गिफ्ट किया है। हाँ, ये हो सकता है। बिलाखिर जेम्स बॉन्ड एक नुक्ता पर मुतमईन हो ही गया। चलो, मोना को लालच हो सकता है, अम्मी और भाभी किस खुशी में इतनी बदल गई हैं, ये सोचने वाली बात थी। और उसने सर धुनकर बहुत सोचा भी, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आया जब तक कि मोना ने खुद उगल नहीं दिया। क्या? वो यूँ हलक पाड़ कर चीखी जैसे बहुत अनहोनी सुन ली हो। उधर बताने के बाद मोना का जोश काबिल दीद था, जैसे पता नहीं उसे किसी कारून का ख़जाना हाथ आने की खुशखबरी सुना दी हो। है ना खुशी की बात। खोदा पहाड़ और निकला चूहा। सोमा का सारा जोश बैठ गया, यानी कि घर की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन उस वजह को देखकर उस पर मेहरबान हुई जा रही थी, मेरी बोगस वजह। और वो पता नहीं कहाँ तक ख्यालात को खुशफहमियों के घोड़े दौड़ा चुकी थी। तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसके चेहरे के तासुरात ने मोना को बेयकीन किया। इसमें खुशी की क्या बात है? उसने अबरूज का लिए। भाई तुम्हारा रिश्ता आया है, कोई मजाक है? मोना ने उसमें जोश भरने की शर्त और कोशिश जारी रखी। मजाक ये नहीं, मजाक वो है जो तुम सब गुज़श्ता 6 दिनों से मेरे साथ कर रही थी। कसम से घर पे जन्नत का गुमान हो रहा था और तुम सब मोरों का नेमुल बदल। यूँ लग रहा था जैसे तुम्हारा रिश्ता आया। सोमी, तुम्हें खुश होना चाहिए। मोना को उसको खुश करके ही छोड़ना चाहती थी। रिश्ता तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मुझे माँ बाप की दहलीज पर बैठे हुए 35 बरस हो चुके हों और मैं रिश्तों के इंतज़ार में बुढ़ी होने लगी हूँ। उसके लहजे में खफ की दर आई। बेवकूफ़, फिर सर झटकर जैसे मोना की कम अकली का मजाक हो रहा है। घर में बेरी होगी, वहाँ पत्थर तो आएंगे ही। उसमें इतना उछल कूद मचाकर बंदर होने का सबूत देने की क्या ज़रूरत है मुझे, जबकि मुझे पहले ही यकीन है तुम्हारे बंदर होने का। बात तो उसने दिमाग को घुमाने वाली की थी, लेकिन मोना की बेजा खुशी वाकई गश दिलाने वाली। वो मुस्कुराहट के साथ सोमा की ये सारी शर्अंगेज़ बातें पी गई। हाँ ठीक है, बेरियों पर पत्थर आना मामूली बात होती है, लेकिन सोचो पहला पत्थर ही आला खूबियों का हो तो बंदर बनने में कोई मजाक नहीं।
مونا کسی طور بھی اپنی خوشی کے لیول سے نیچے نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر مونا کی پھیلی باتیں ملاحظہ کی۔ سوچو ذرا، تم جیسی بونگی اور خپتی کے لیے خاندان کے ایسے بندے کا رشتہ آ جائے کہ جو کسی ہیرو سے کم نہیں تو بھنگڑے ڈالنا تم جیسی پر فرض ہو جاتا ہے۔ مونا نے اپنی تئیں اب ٹھیک وجہ فراہم کر دی تھی خوش ہونے کی، لیکن وہ اپنے دماغ کا کیا کرتی، اصلی شوق کی جانب گامزن ہو گیا تھا، یعنی جیمز بانڈ بننے کے شوق میں۔ اس نے پل بھر میں دور نزدیک تمام رشتہ داروں کے ثبوتوں کو دماغ کی اسکرین پر سجایا، غور و خوض کیا اور نتیجہ ملنے پر بھنا کر مونا کی جانب دیکھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں ہیروز کی توہین کرتے ہوئے؟ کیوں؟ ہمارے خاندان میں افسانوی ہیروز کا تو کیا خالی ہیروز بھی دستیاب نہیں، سارے کے سارے پاکستانی فلموں کے ایکسٹرا کریکٹرز ہیں جیسے۔ تمہیں کہاں سے ہیرو نظر آ گیا؟ ایک ہے تو صحیح، کوئی نیا پیدا ہوا ہے کیا؟ وہ مضحکہ پن سے بولی۔ نوشیروان بھائی، مونا چہکی تھی۔ کیا؟ اس کے ہاتھ سے رسالہ گرا، پوری آنکھیں کھول کر وہ مونا کو یوں دیکھنے لگی جیسے اس نے واقعی انوکھی اطلاع دے دی ہو۔ اب بتاؤ، لگا نا جھٹکا؟ اگلے 5 منٹ تک بھی اس کا سکتہ نہ ٹوٹا تو مونا نے کندھا جھنجھوڑ کر گرم جوشی سے کہا، ہے نا ہیرو وہ؟ کیا بتاتی اسے؟ آگے تو زور و شور سے دھواں دھار ہوتی شہلا کی صورت آ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت دیر کے بعد جب مونا کو یقین آ گیا اس کی خوشی سے پاگل ہو جانے کا، وہ آہستگی سے گویا ہوئی تھی۔ مونا سن ہی نہ پائی، ابھی تو شہلا کے ارمانوں کے خون کی بو بھی نہیں گئی۔ ہائے، اپنی ہی دھن میں بیٹھی مونا ایک دم سے چونکی۔ یہ کسی فلم کا ڈائیلاگ ہے یا افسانے کا؟ یہ کس فلم کا ڈائیلاگ ہے یا افسانے کا؟ مونا کے کہنے کی دیر تھی وہ حواسوں میں لوٹ آئی۔ نوشیروان بھائی نے یہ جرأت کیسے کی؟ ہائے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ہوں نوشیروان بھائی کو شرم بھی نہیں آئی یہ حرکت کرتے، ان کا دل بھی نہیں کانپا؟ وہ جس اسٹائل سے دانت بھینچ کر بولی، مونا کو لگا نوشیروان سے واقعی کوئی ممنوعہ حرکت سرزد ہو گئی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا خوشی سے مغرور ہو رہی ہو؟ مونا نے بات کو الگ رنگ دینا چاہا، لیکن مٹھیاں بھینچتی کھولتی سوما اس بات سے الگ تیور سجائے بیٹھی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا، نوشیروان بھائی میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کو مسل کر رکھ دوں۔ ہاں، ایسی ہی تو سورما ہو۔ مونا کا سارا جوش غرق ہو گیا تھا۔ امی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کہاں نوشیروان بھائی جیسے اعلیٰ صفت انسان اور کہاں تم عقل سے پیدل بے وقوفوں کی سردار۔ پتہ نہیں نوشیروان بھائی کو ایسا کیا نظر آیا تم میں کہ تمہارا ہاتھ مانگ بیٹھے۔ مونا بھی فارم میں آ گئی، پچھلے 6 دنوں والی محبت کا گلا گھونٹ کر۔ اپنے پیروں پر کلہاڑی مار بیٹھے ہیں حضرت، انہوں نے سوچا بھی کیسے میں ہنسی خوشی ہاں کہہ دوں گی اس شخص کے لیے جس نے کسی غریب کے ارمانوں پر شب خون مارا ہے۔ شب خون صفا کا نا، غریب کے ارمانوں؟ مونا سے یہ بھاری جملے ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ نوشیروان بھائی کے یہ قصور تمہیں کہاں سے نظر آ گئے؟ ساری دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں۔ ایک میں کیا؟ وہ چہک کر بولی۔ مونا اس کے بستر سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر چلی گئی تھی بے حد خراب موڈ کے ساتھ۔ خیر، اتنا بتا دوں، تکیے پر سر رکھنے کے بعد آنکھیں موننے سے پہلے مونا نے اکھڑے لہجے میں کہا، امی ابو بھیا سب راضی ہیں، تمہاری یہ دھونس کسی خاطر میں نہیں آئے گی۔ مونا نے بالکل چادر تان، میں نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تا دیر کھولتی رہی۔ مونا تو فوراً گہری نیند میں چلی گئی، اسے رات بھر نیند نہیں آئی۔ کتنی باتیں تھیں جنہوں نے دماغ پر دھاوا بول کر نیند پر قبضہ جما لیا تھا۔ شہلا کی آزردگی، اس کا بلک بلک کر رونا، سوما سے اس کی گہری محبت بھری دوستی اور نوشیروان کی ذات کے لیے سوما کے ڈھیر و ڈھیر نفرت بھرے عزائم جو اس نے شہلا کی رخصتی والی رات خود سے باندھے تھے۔ یہی نہیں، نوشیروان کو دی جانے والی خطرناک بد دعائیں جو اس نے پورے خوشی و خضوع سے مانگی تھیں، اور اب شہلا کی شادی کے محض 3 ماہ بعد نوشیروان کا اس کے لیے رشتہ مانگ کر دھماکہ کرنا اور آئندہ کے لیے سوما کا لائحہ عمل۔ اتنی ساری باتوں پر دماغ لگا کر ساری رات آنکھوں میں کاٹنی پڑی۔ تمہیں پھر سے نزلہ ہو گیا؟ اس کی سوجی سوجی لال انگارہ آنکھوں کو دیکھ کر امی یہی اندازہ لگا پائی، عموماً نزلہ زکام میں اس کا چہرہ ایسے ہی بگڑ جایا کرتا تھا۔ پھر سے کا لفظ امی نے اس لیے استعمال کیا کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے تو وہ نزلے کے شکنجے سے آزاد ہوئی تھی۔ صبح کے 9:30 کا وقت تھا۔ اتنا نوشیروان بھائی کی مہربانی کا اثر تھا کہ اس کے لیے محبت کے سوتے پھوٹ پڑے تھے، ایسے کہ اسے ہمیشہ فجر کے وقت جھنجھوڑ کر جگانے والی امی آج اس کے اتنی دیر تک سوتے رہنے پر گرم نہیں ہوئی تھی، الٹا پریشان ہو رہی تھی کہ اسے نزلہ تو نہیں ہو گیا۔ سوما بیٹے، آپ نے نماز قضا کر دی؟ اتوار کی وجہ سے ابو اور بھیا بھی گھر پر موجود تھے، چھٹی کے روز نماز پڑھ کے پھر سے سو جاتے تھے، تبھی تو ناشتہ 10 بجے تک ہوتا رہتا تھا، ورنہ عام دنوں میں تو امی کی نگرانی اور بھابھی کی پھرتی کی وجہ سے 7 ساڑھے 7 بجے تک نہ صرف ناشتہ ہو چکا ہوتا بلکہ برتن بھی سمٹ جایا کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے ابو کے دائیں والی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئے، دل اور دماغ ایسے آزردگی کی لپیٹ میں آئے ہوئے تھے کہ قضا نماز پر شرمندگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ آج شام میں بھابھی بھی آ رہی ہیں، امی نے اپنی جگہ سنبھالتے ہی اطلاع دی۔ سوما کے حلوہ پوری سے مڈ بیر ہوتے ہاتھ سخت ساکت ہو گئے۔
ये ज़िक्र ख़ास ताई अम्मा का था, जिन्हें नौशेरवां की वालदा होने का एजाज़ हासिल था, सो उसका सख्ता वाजिब था। इतनी जल्दी अब्बू की तवज्जो भी नाश्ते से हट गई। नौशेरवां की छुट्टी तक वो कोई रस्म कर देना चाहती थी। सोमा के अंदर पकड़ धकड़ होने लगी। हरासा सी उठकर मोना की जानिब देखा, यूं अनजान बनी नाश्ता कर रही थी, जैसे उसके रात के रद्दमल से बेखबर हो और अभी अभी दानिस्ता उसकी जानिब देखने से गुरेज बरत रही थी। चलो ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी के हक़ में नहीं हूँ। पहले सोमा की तालीम मुकम्मल हो जाए। इतने मज़े से ये किस्सा छेड़ा जा रहा था, वो भी अम्मी के तवस्सुत से। यकीनन उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया होगा, उसे ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए और घर वालों की मर्ज़ी बताने के लिए। मैं तो लें, आप तो शादी तक जा पहुँचे। भाभी सिर्फ रस्म करना चाह रही हैं ताकि सबके में ये बात आ जाए। उसके वजूद को ये अक्सर भुलाए अम्मी एक के बाद एक तौजीह पेश किए गई और उसे बेजान सा करती गई। नहीं अम्मी, ये ज़्यादती है, सिर्फ मेरे साथ नहीं और भी बहुत से लोगों के साथ। आप कम अज़ कम मुझसे तो पूछ लें। और अब्बू आपका तो मैं शेर बेटा हूँ। मेरी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले आप मेरी मर्ज़ी के बगैर तय नहीं करते, और अब इतना बड़ा फ़ैसला महज दिनों में ही मुझसे पूछे बगैर, मेरी मर्ज़ी जाने बगैर इतनी फालतू हो गई। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। दिल में मुसम्मम इरादा बांधती वो पसंदीदा नाश्ता अधूरा छोड़कर खड़ी हो गई। क्यों बेटे, नाश्ता क्यों नहीं किया? अब्बू ने उसके खड़े होने का फ़ौरन नोटिस लिया। कर लिया अब्बू, वो मनमनाई और कुर्सी धकेल कर अपने और मोना के मुश्तक कमरे की तरफ जाने लगी। शर्मा रही है, पीछे से भाभी की आवाज़ ने कदम जकड़ लिया। दिल पर घोंसा पड़ा था। नौशेरवां के साथ अपना नाम जुड़ते सुनकर अंदर पंखे लग गए थे। और भाभी कह रही थी शर्मा रही है। सोमी फुफो दफतन आयान उछलता कूदता डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। हस्ब आदत वो नाश्ते से जी चुरा कर बाहर निकल भागा था। वो मुड़कर उसे देखने लगी। शहला आंटी आई हैं, उसने चहकर बताया। बाकी सब की तरह वो भी उसकी और शहला की यकजान दो कालिब वाली दोस्ती से वाकिफ़ था। सो अब उसकी प्यारी सहेली की आमद की इत्तला खासी जोशो खरोश से देने आया था। अच्छा, वो एक लम्हे के लिए तो नहायत पुरजोश हुई, लेकिन फिर एक सुई की नोक की मानक चुभता एहसास से जुर्म जागा तो सारा जोश मर गया। वो आहिस्ता कदम उठाती बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। शैला से मिलना तो नहीं छोड़ सकती थी वो। सोमा, अभी बैठे शैला को सांस तो लेने दो, अपने घर वालों से तो मिल ले। वो अम्मी की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। अब्बू और भैया नाश्ते से फारिग होकर उठ गए थे। जाने दे अम्मी, पता नहीं इतने दिन इसने शैला की शक्ल देखे बगैर कैसे गुजारे होंगे। भाभी यकीनन मजाक कर रही थी। वो बेदिली से डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, ऐसी ही बात है। मीठी लस्सी का आखिरी घूंट उतारते ही मोना मैदान में कूदी। बड़ा जी लगाकर वो इतवार का ये खसूसी नाश्ता करती थी। शैला के बस में नहीं था, वरना वो तुम्हें अपने जहेज़ में भी साथ ले जाती। हाँ, और मैं तो जैसे चली ही जाती। सोमा का हलक कड़वा हो गया। ये तो अब्बू को शैला की शेखी खोर ससुराल पसंद नहीं आई, वरना बेटी की दोस्ती का ख्याल करते हुए शैला की देवरानी या जेठानी बनाने का ज़रूर सोचते। अल्लाह ना करे क्यों सोचते। मोना की बात अम्मी को खूब बुरी लगी। मेरी बेटी की किस्मत में जब इतना अच्छा रिश्ता लिखा था तो इन दौलतियों का हम क्यों सोचते। वो भी शैला की और उसकी दोस्ती देखकर। यहाँ भी वो उसके भोलपन का फ़ायदा उठाकर उसकी बहुत सी चीज़ें ऐंठ लेती थी। ससुराल में भी यही करती। तेज़ तरार और बातूनी सी शैला अम्मी को आज भी नापसंद थी। उनके मुंह से फ़ख्र या अच्छा रिश्ता सुनकर सोमा का गम फिर से जाग उठा। मैं शैला का सामने कैसे कर पाऊँगी। ये ख्याल उस वक्त तक परेशान करता जब तक उसने शैला के हजूर हाज़िरी दे नहीं देनी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। खालिस्तान 70 की दिहाई की फिल्मी हीरोइन बनते हुए शैला ने इतनी लंबी हिचकी ली कि सोमा भी तड़प उठी। तुमने दोस्त होने का अच्छा सबूत दिया है। मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया, तभी तो नौशेरवां ने कदम मोड़े। उफ, कैसे कैसे संगीन इल्ज़ाम लगा रही थी वो। सोमा का दिल कुछ और अफसुर्दा हो गया। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मेरे तो फरिश्तों को भी इस रिश्ते की खबर नहीं थी। मुझे तो खुद कल रात मोना की ज़बानी पता चला, और तुम यकीन करो सारी रात मुझे नींद नहीं आई। खुशी के मारे? शैला के लहजे में अजीब चुभन थी। ऐसे तो ना कहो, बचपन का साथ है हमारा, ऐसा समझती हो तुम मुझे। उसकी आवाज़ दुख से चूर होगी। शैला ने दर खोर एतना न जाना और हनूज़ लंबी लंबी हिचकियाँ लेकर रोती रही। मुझे पहले यकीन था नौशेरवां ने मुझे इस शिद्दत से ठुकराया। ज़रूर कोई और मेरे रास्ते में आई होगी। वो कोई और मैं हरगिज़ नहीं हूँ, अल्लाह गवाह है। मैंने तो नौशेरवां भाई को हमेशा तुम्हारे साथ ही सोचा। यकीन करो, मैंने तो आज तक उनकी शक्ल भी गौर से नहीं देखी। उसका बस नहीं चल रहा था। किसी तरह भी शैला के दिल में आया महल साफ़ कर दे, मगर शैला थी कि यकीन ही नहीं कर रही थी। उल्टा एक के बाद एक तीर ज़बान से छोड़े जा रही थी। सारे ख़ानदान को तो खबर होगी तुम्हारे और उसके रिश्ते की, एक तुम हो जो अनजान रही। सच में ऐसा ही है, मेरा यकीन करो। वो रो देने को थी। ठीक है, कर लिया यकीन। शैला ने अचानक ही अपनी मेहंदी लगी हाथों से आंखें रगड़ डाली। सारा काजल आई शेड बर्बाद हो गया था। यूँ आंखें रगड़ने से उसकी दोनों कलाई की सोने की चूड़ियाँ खनक उठी थी। तुम भी इस बात का यकीन कर लो कि आज से मैं और तुम अलग अलग। इतनी सफाकी से उसने कहा था
सोमा के आंसू बह निकले। हमारी जो दोस्ती थी सो थी, अब इस दोस्ती का नाम भी मत लेना। मेरा इतना बड़ा दिल गुर्दा नहीं है कि इतना कहकर शैला के नैन फिर से छलक पड़े। सोमा तो खुद ज़ख्म हुई बैठी थी उसके ये इशादात सुनकर कि मैं अपनी जिगरी दोस्त को अपने ही मंगेतर की बीवी बनता देखूं। मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं शैला, वो तड़प कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ने लगी जिसे शैला ने दूसरी तरफ फेर रखा था। इतनी जालिम मत बनो, मेरा कोई कसूर नहीं है शैला। फिर भी तनफ़ुर से मुंह सजाए रही। यकीन करो मैं ये शादी कर ही नहीं सकती। देख लेना मैं इनकार कर दूंगी। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें अपनी प्यारी सहेली को तकलीफ़ दूंगी? उसका यूँ रो रो कर दुख से चूर लहजे में कहना शैला पर कुछ असरंगेज साबित हुआ। उसकी तरफ रुख फेरते हुए शैला ने अजीब तासुरात के साथ आंखें सिकोड़ी थी। क्या कहा तुमने? अब पता नहीं वो हल्फ उठवाना चाहती थी या क्या जो इतनी बेयकीन हो रही थी। यही कि मैं इनकार कर दूंगी। सोमा को कुछ ढारस मिली। उस बार उसने अपनी आंखें रगड़ी। सच कह रही हो? हाँ हाँ देख लेना। सोमा की आवाज़ फरते जज्बात से भारी हो गई। मुझे तो पहले यकीन था सारी दुनिया एक तरफ, मेरी सोमा एक तरफ। अब शैला पुराने जोबन पर वापस आ गई थी। उसने कीमती पर्स में से टिश्यू निकाल कर नहायत नफासत और नज़ाकत से तबाशुदा काजल और आई शेडो साफ़ किया। परसों मुझे अम्मी ने फ़ोन पर बताया तो समझो मेरी रूह ज़ख्मी हो गई। दिल चाह रहा था फ़ौरन उठकर यहाँ आ जाऊँ, लेकिन इरफान इस्लामाबाद गए हुए थे। उनके वापस आते ही फ़ौरन यहाँ आई। पर्स में से छोटा सा आईना निकाल कर नाकेदाना अपना चेहरा देखते हुए हमेशा की तरह चहकी। ज़रा देर पहले वाली शैला का शायबा भी नहीं लग रही थी। वो मासूम, उसके हार सिंगार और 3 महीने में ही गेंद बनते जिस्म पर गौर किए बिना उसके उसी लहजे पर खिल बैठी। मुझे पता था मेरी सोमा सब कुछ कर सकती है, मुझसे दुश्मनी नहीं कर सकती। शैला ने नज़रों में मोहब्बत से मोकर कहा तो सोमा की आंखों से रोशनियाँ फूट पड़ी। यही तो। अच्छा ये बता, तू खुश तो है ना? वो वाकई पागल थी जो ये पूछ रही थी। खुशी का इजहार तो शैला का बनाव सिंगार उसका ढोल बनता जिस्म कर रहा था। और तो और उसने हाथ और पैरों पर शायद 1-2 दिन पहले से फिर से मेहंदी के गुल बूटे बनाए थे। मेहंदी का रंग खूब रचा हुआ था। अच्छा तेरा दिन कैसा गुजरता है? पहले तो सारा वक्त मेरे पास गुजारती थी। सोमा का सवाल बड़ी खूबसूरती से नज़रअंदाज करके शैला ने खुद सवाल कर डाला, जिसका जवाब यकीनन सोमा तफसील में ही देती अगर आयान ना आ जाता। सोमी फूफा दादी बुला रही हैं, अभी आएँ। वो उसके सर पर आ खड़ा हुआ और तब हिला जब तक वो उठ नहीं गई। अच्छा फिर आऊँगी। वो शैला का हाथ मोहब्बत से दबाती अयान के पीछे चली गई। उसके जाने के बाद शैला ने मोबाइल निकालकर शौहर नामदार को लगावट भरी कॉल की और ज़ोर शोर से जुदाई मार डालती है कि तस्वीर बनी वफादारी और फर्माबरदारी का सबूत देने लगी। अपने घर के रिहायशी इमारत के सामने बने बरामदे से ज़रा आगे मौजूद बड़े सारे अहाते में अपनी शानदार सी गाड़ी की झाड़ पूंछ करता वो सीटी पर अंग्रेज़ी गाने की धुन बजाता बहुत मगन सा था। कुछ तो मौसम की अदाएँ दिल फरेब हो रही थी और कुछ उसके दिल की दुनिया की रंगीनी का असर था कि मिजाज आप ही आप खुशगवार हो रहा था। उस अहाते से ज़रा फासले पर मौजूद तवील सी रविश के आखिर में देव हेकल सा गेट मौजूद था, जिसे खोलकर पहली बार अंदर आने वाला एक लम्हे को तो भोंच का सा रह जाया करता था कि वो जिसे एक घर तस्वुर करके अंदर कदम रंजा फरमा चुका होता। एक नहीं पूरे 5 अच्छे खासे घरनुमा पोर्शंस मुनासिब फासले पर बने देखकर चकराता ना तो और क्या करता। देव हेकल गेट की रविश की आगे सबसे शानदार बिल्डिंग वाला घर तायाबा यानी नौशेरवां का था, जिसकी खूबसूरती ही मकीनों के आला ज़ौक़ और मोटी आसामी होने की निशानदही करती थी। उसके बाईं तरफ थोड़ा सा फासला तय करके गली नुमा रास्ता बना था, जिसके आखिर में 3 सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के ऊपर सोमा लोगों के पोर्शन के आगे मौजूद छोटा सा सहन। उसी पोर्शन की तरफ आजकल नौशेरवां की नज़रें दिन में कमोबेश 50 बार तो ज़रूर ही उठती थी और हर बार ही नामुराद ही लौटती कि सोमा पता नहीं आजकल किस कोने खुदरे में जा छुपी थी, नज़र ही नहीं आ रही थी। सोमा के पोर्शन के दाएं तरफ दरख्तों के छोटे से झूल के पार बड़े और छोटे चचा के पोर्शंस नज़दीक बने हुए थे और उन दोनों पोर्शंस के ऐन सामने इकलौती फूफो का घर था, जहाँ वो शादी के बाद से मुकीम थी, जिन्हें उनके शौहर के हवाले करते हुए दादा मरहूम ने शर्त भी यही लगाई थी कि दामाद यहीं रहेंगे। दामाद चूँकि दादा मरहूम के सगे भतीजे थे, सो बिना हिलो हिज्जत किए यहाँ रहने पर रजामंद हो गई। वो छोटा सा मोहल्ला बहुत मोहब्बत और खुलूस की डोर से बंधा हरा भरा आबाद था। उसी मोहब्बत में इजाफे के बाईस अब नौशेरवां सोमा के रिश्ते ने बनना था, मगर दोनों ख़ानदान ही अनजान थे कि इस मोहब्बत में भंग डालने कुछ अनासिर होशियार हो गए थे। उसकी करोला साफ़ सुथरी होकर लिश्कारे मारने लगी जब अचानक ही उसके दिल ने घंटी बजाई। सोमा पलट कर देखा तो दरख्तों के पास सोमा गुजरती नज़र आई। क्या बात है दिल की! वो बेसाख्ता दिल का मुरीद हुआ जो सोमा की आहट तक पहचान गया था। मौसम की दिल फरेबी यकायक दो चंद हो गई। ए मेहरबान परी, ज़रा इधर भी नज़र करम हो जाए। वो यकटुक सोमा की जानिब देख रहा था जो आसपास से बेखबर नाक की सीध में अपने पोर्शन की 3 सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। मान
नौशेरवा को एक और एहसास हुआ। उसने नज़रों का ज़ाविया बदला। फूफो के घर के सामने बने लॉन में शहला इस्तादा थी और नौशेरवा को ही देख रही थी। इतनी दूर से भी नौशेरवा को उसकी आंखों से हसद के शरारे फूटते महसूस हुए। उसके माथे पर तीवरियां बनते देर नहीं लगी तो सोमा साहिबा अपने गुरु के पास गई थी क्लास लेने। शैला से नज़रें हटाकर उसने सोमा को देखा और जो अपने घर के दाखिली दरवाजे से गुजर रही थी। मज़ीद किसी ख्याल को सर पर सवार ना करते हुए वो फ्रंट डोर खोलकर बैठ गया कि मुलाजिम गेट खोलने पहुंच चुका था और उसे भी देर हो रही थी। ना तो हम किस बुनियाद पर इनकार करते, उसका चहकू पहकू रोना भी अम्मी को नरम ना कर सका। ये काफ़ी नहीं है कि मुझे नहीं पसंद, रोते वो बोली। अभी कल शाम में तो तायम्मुम बड़े एहतमाम के साथ उसे अंगूठी पहना कर गई थी और कल ही से इसने रोना धोना मचा रखा था। अम्मी और दीगर पहले तो ये समझते रहे कि घर और घर वालों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने की वजह से उसे अभी से जुदाई मार रही है, लेकिन आज फिर शाम में आजिज़ आकर मोना ने अम्मी को सारी बिपता क्या सुनाई, उन्हें आपे से बाहर कर दिया। भिन्नाई हुई वो अब उसके सामने खड़ी थी। तो मलका आलिया को क्यों नहीं पसंद? इतनी आला जॉब है, नौशेरवा की सगे ताया का बेटा है, एक ही घर की बात है। रुखसत होकर कहीं दूसरे शहर तो क्या किसी और कॉलोनी भी नहीं जाना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर नौशेरवा माशाल्लाह शक्ल सूरत में यकता, और क्या चाहिए पसंद करने के लिए। एक ही सांस में अम्मी ने उसके शानदार रिश्ते की शानदार खूबियाँ गिनवाईं। वो और शिद्दत से रोने लगी थी। जो वजह उसके नज़दीक रिजेक्शन की थी वो उगल देती तो अम्मी ने खड़े खड़े जूते मारने थे। बिना लिहाज के औलाद के साथ ऐसा सलूक अनपढ़ भी नहीं करते। बिना पूछे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिश्ता दे दिया। मुझसे तो अच्छे जानवर हैं जिनकी तकलीफ़ आप सबको तड़पाती तो है। जब औलाद अकल से पैदल हो तो माँ बाप को हर फैसला अपने हाथ में लेना ही पड़ता है, और इस रिश्ते से इनकार करके हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी। किस्मत से कहीं ताई की नज़रों में आई तो हो। दांत पिस कर कहने के बाद अम्मी जाने के लिए मुड़ी, और हाँ, फिर कुछ याद आने पर दोबारा आई। ये रोना धोना बंद करो, ये रोना बंद करो। ऐसा ही मर्जी चलाने का शौक़ चढ़ा तो बाप के सामने जाकर इनकार करो। हमारे सरों में दर्द ना करो। अम्मी रुखसत हुई, उसकी सिस्कियाँ बंद गई। हत्ता कि शैला की कॉल आ गई। फ़ोन सेट कर रहा थी। मोना ने कमरे में लगाया तो दोबारा बाहर लाउंज में रखना भूल गई। हेलो, उसकी मरी मरी सी आवाज़ बरामद हुई। मुबारक हो। दूसरी तरफ से शैला की आवाज़ में उससे भी दुगना दर्द था। वो भी रोई रोई लग रही थी। सोमा का दिल बंद होने लगा। मेरी कब्र पर अपनी सेज सजाओगी, तुमसे ये उम्मीद न थी। आज के बाद मेरी तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। खटाक से उसने रिसीवर रखा था। सोमा कामते हाथ में रिसीवर था। मैं उसके फिल्मी जुमले के पेचो खम में उलझती रही। जब कुछ समझ में ना आया तो रिसीवर रखकर झरझर आंसू बहाने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था शैला के सामने कैसे अपनी पोजीशन साफ़ करे, कैसे बताए कि वो बेकसूर है। घर में कोई भी उसकी सुनने को तैयार नहीं। उसे तो कुर्बानी का जानवर समझा गया। ज़ारों ज़ार रोने के बाद थके हुए दिमाग में ख्याल ने बर्फ़ दौड़ाई तो वो झपट कर रिसीवर की तरफ लपकी। फुर्ती से ताया के घर का नंबर डायल किया और आंखें बंद करके नौशेरवा के कॉल अटेंड करने का विर्द पड़ने लगी। काफ़ी घंटियों के बाद नौशेरवा ने ही फ़ोन अटेंड किया तो उसका हलक सूख गया। हेलो, नौशेरवा नंबर तो देख चुका था सो मुंतज़र रहा। मैं सोमा आर्या पार कुछ तो होना था। वो जी कड़ा करके बोली तो दूसरी तरफ नौशेरवा ने भमें उचकार डाली। बजाय दिल की दुनिया घुलने के कुछ वहम से पल गए थे और वो होशियार सा मतवज्जा हुआ। जी सोमा, कैसी हो? अतल मखदूर लहजे को मुतजस्सिस होने से रोका। आप बताएं। सारा लिहाज सारी मुरव्वत दूर फेंक कर वो भी मैदान में कूदी। आपने मेरा रिश्ता क्यों मांगा? नौशेरवा को सही मानों में दिमागी झटका लगा। बड़ा धौंस और गैर मतवक्का सवाल था। उसे जवाब ही ना सूझा। प्यार किसी और से, शादी किसी और से? वो बड़ा चमक कर बोली तो नौशेरवा के एक एक करके सारे तबक रोशन होने लगे। आपने सोचा भी कैसे किसी और के अरमानों का खून करके आप मुझे भी पटा लेंगे? बहुत आदी मालूम होते हैं आप, मगर मैं अभी कम नहीं। सीधी शराफत के साथ इस रिश्ते से खुद ही इनकार कर दें, क्योंकि मैं एक बेवफा मक्कार झूठे और संगदिल इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। सो इज़्ज़त के साथ इनकार कर दें, वरना दूसरी सूरत में हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। सुना, मुझे आपसे नफ़रत है और मैं आप जैसे शख्स के साथ शादी तो क्या बात भी करना गवारा ना करूं जिसकी सरिश्त में मासूम दिलों को धोखा देना, उनके ख्वाबों को ज़िंदा दरगोर करना शामिल हो। उसने फुल स्टॉप लगाया भी तो बात के आखिर में बीच में सांस तक लेने का मौका ना मिला। फुल स्टॉप क्या लगाती और रिसीवर भी पटक दिया। बादशाह यूँ लंबे लंबे सांस लेने लगी जैसे घुड़दौड़ में हिस्सा लेकर लौटी हो। ज़्यादा तो नहीं हो गया? जो अल्फाज ज़बान से निकले थे वह थोड़े की मानिंद सर पर बरस कर परेशान कर रहे थे। और कितना ज़्यादा असर हुआ था ये दूसरी तरफ दांत पीछे खड़े नौशेरवा को देखकर ही मालूम हो सकता था। उसने जानबूझकर बिना टोके सोमा की तकरीर सुनी थी जिसने दिमाग में शोले भड़का दिए थे। तादेर वो वहीं फ़ोन स्टैंड पर खड़ा खोलता रहा। कज़न्स में सब बड़े लड़के आ जाते थे। बड़े चचा के मास भाई, छोटे चचा के शहीद भाई, ताया अब्बा के नौशेरवा इकलौते ही थे।
लेकिन बड़े चचा के माज के अलावा बेतरतीब 2 बेटे और 1 बेटी जो छोटे चचा की बेटी सोमा से खासी कम उम्र सी थी। सो उनके साथ कज़न्स वाली फितरी दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूँ सोमा की दोस्ती का हकदार शैला ठहरी, जो कि लड़कियों में सबसे बड़ी थी। दोनों का मिजाज मशरिक़ और मगरिब था। सोमा डरपोक, मासूम, मुरब्बत पसंद, मुखलिस, शिद्दत पसंद होने के साथ साथ अच्छी खासी बेवकूफ़ भी थी। ज़माने की चालाकियों से नाबल्द, हर किसी को प्यार और मोहब्बत के पैमाने में नापने वाली, जबकि शैला तस्वीर का दूसरा रुख थी। माहौल और हालात के मुताबिक पैंतरा बदलने में माहिर, बातूनी, तेज़ तरार, बकौल, मोना के मक्कार, फरेबी और मतलब परस्त। गर्ज होती तो सामने वाले को उठाकर सर पर बिठा लेती, और गर्ज पूरी हो जाती तो फिर तू कौन और मैं कौन की तफसीर बन जाती। सोमा उसे इसलिए तो पसंद थी कि वो उसके मतालिब पर पूरा उतरती थी, सिर्फ सुनती थी और पूरे खलूस से सुनती थी। शैला में और उसमें सिर्फ एक कदर मुश्तरक थी। दोनों रसालों की रस्सियाँ थी और ख्यालों की दुनिया में बेवक्त सैर करती रहती। डाइजेस्ट पढ़ने का ही कमाल था कि शैला ने रंगीन दुनिया अपने इर्द गिर्द ही ढूंढ ली। नौशेरवां ताया अब्बा का होनहार, लाडला, ज़हीन तरीन वजी सपूत, जिस पर शैला ने ही नहीं, शैला की अम्मा ने भी दामाद के तौर पर हक जमा लिया। जब शैला साहबा के गुड्डे गुड़िया खेलने के दिन थे, उन दिनों ही ये हवाई उसके अपने घर से फुफ्फो की ज़बानी उड़ी। मेरी शैला को उसके ताया ने नौशेरवां के लिए मांग लिया है। चूँकि बेवज़न बात थी या इतला थी, सो किसी लायक भी नहीं समझ गई। ये अलग बात थी कि फुफ्फो और शैला उस एक बात पर जम गई। ताया ने मुमकिन है किसी और रंग में बात की हो, फुफ्फो ने बहरहाल उस बात को अपने मुतालिब पहनाकर दिल को खुश करने का सामान पैदा कर लिया। फिर यूँ होने लगा कि शैला खेल खेल में भी नौशेरवां के नाम पर हक जताने लगी। सोमा और दीगर छोटी कज़न्स को मिलाकर ऐसे ऐसे खेल खेलती जिनमें खुद दुल्हन भरती और दूल्हा के लिए बबांगे दहल नौशेरवां की फरमाइश करती। मैं तो नौशेरवां से ही शादी करूँगी। 6ठी क्लास का वो दौर जब बच्चियों के दिलो ज़हन पर मासूमियत काबिज़ होती है। शैला शादी और नौशेरवां तक जा पहुँची थी। सोमा और वो दोनों एक ही क्लास में थी। सोमा अपनी ज़हानत और शैला अपनी मुस्तकिल मिजाज की वजह से एक क्लास में 2-2 साल तो ज़रूर लगाती थी। वो 10वीं तक पहुँचते पहुँचते शैला से ज़्यादा सोमा के जहन में बैठ गया कि शैला नौशेरवां की मंगेतर है, और उसे बैठाने में शैला का ही कमाल था। शैला वक्तन फ़वक्तन सोमा को उन तहाइफ के किस्से सुनाती रहती जो नौशेरवां ने उसे दिए थे। उन दिनों बहार अपने पूरे जोबन पर थी, मगर अमनो मान के हर पोर्शन में घुटन का राज था। बड़े भैया की शादी के बाद माज, शैला और नौशेरवां को भी पाबा जंजीर करने की बारी आई। तो जहाँ माज और शैला ने बड़ों के फैसलों पर सर तस्लीम खम करके खुशी का मौका फराहम किया, वहीं नौशेरवां की एक ना ने अमन वाला की दीवारें हिला दी। मैं शैला से शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। उसके कतियत भरे इनकार ने ताया और ताई को बेबस करके रख दिया। अरे ये कैसे मुमकिन है? बचपन की मंगी को कोई ऐसे तोड़ता है? मैं ये जुल्म नहीं होने दूँगी। अरे कैसे कैसे आला रिश्ते मैंने इस नौशेरवां की आस पर ठुकराए, अब धुतकार रहा है मेरी बच्ची को, वो भी बिना किसी कसूर के। फुफ्फो के वावेले ने रासा सकून गारत करके रख दिया। बचपन की मंगनी? ताई के सामने नौशेरवां तमसखराना बोला था। वो मंगनी खलाओं में हुई थी क्या? मेरे या मेरे माँ बाप के हाफजे में क्यों महफूज नहीं? खुद से घड़ ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम ये कर सकते हो कि राज़ी हो जाओ। बेशक मंगनी का क्या है, हमने कभी तुम्हारे और शैला के रिश्ते का जिक्र भी नहीं छड़ा, लेकिन अब जब बात इतनी फैल गई है तो तुम हमारी खातर हाँ कह दो। ताई अम्मा ने तब हर मुमकिन कोशिश की थी बेटे को एक हाँ कहलवाने पर, लेकिन बेटे की ज़िद्दी और अटल तबीयत उन्हीं दिनों ऊद कर आई। बहुत माजरत ख़्वाह हूँ वालदा हजूर, नौशेरवां ने हर लिहाज हर मुरब्बत बालाए ताक रख दी थी। ये मेरी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है जिसे मैं कुर्बानी का बकरा बनकर जज्बात की नज़र नहीं कर सकता। फुफ्फो और शैला से कहीं खामखा में नाम नेहाद मंगनी का इश्तिहार लगा के उन्हें क्या मिला? सिर्फ तकलीफ़ और जग हंसाई। जब मेरे माँ बाप ने कभी शैला से शादी की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया तो फिर क्यों उन्होंने अपना नुकसान किया? कम अज़ कम मैं अपनी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं हूँ। नौशेरवां को रजामंद करने के सारे हरबे नाकाम हुए। बेशक वो बहुत शानदार और साफ का मालिक था, लेकिन उसने घर छोड़ देने की धमकी देकर ताई को ही नहीं ताया को भी धचका लगा दिया। तब जाकर ताया और ताई उस कार खैर में हिस्सा डालने से इनकारी हुए। फुफ्फो ने उनसे कत्ते ताल्लुक़ कर लिया था। मरते दम तक बड़े भाई की ना शक्ल देखूंगी ना दिखाऊंगी। हम एक दूसरे के लिए मर गए। ज़ारो ज़ार रोते हुए फुफ्फो ने ये डायलॉग कहे थे, और कितने ही दिनों तक आज़र्दगी के हिसार में रही थी। कुछ कम बेहाल शैला भी नहीं थी। नौशेरवां ने मेरे ख्वाबों को सजा कर नोचा है। मैं उस संगदिल शख्स को कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। सहेली के गम में अदमुई हुई सोमा उन दिनों हम वक्त शैला की दिलजोई के लिए दस्तयाब होती थी, और शैला की तरह नौशेरवां से खाइफ हो चुकी थी। हकीकतन उसे नौशेरवां एक नंबर का धोखेबाज, फ्लर्टी और मक्कार लगने लगा था, जिसने उसकी दोस्त को कांटों भरी राह पर धकेल कर खुद हाथ छुड़ा लिया था।
میری بد دعا ہے یہ شخص ہمیشہ بے سکون رہے، کبھی خوش نہ رہے، دنیا کی ہر بے سکونی، ہر دکھ اسے ملے۔ شیلا نے نوشیروان کو بد دعائیں تک دے ڈالیں، جن میں سوما بھی پیش رہی تھی۔ پھر محض تایا اور تائی کو جھکانے کی خاطر ہنگامی بنیادوں پر شیلا کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ میری بچی کو انہوں نے دھتکارا تو ساری زندگی سے چوکھٹ کی ہو کر رہے گی؟ ارے ایسا رشتہ ملا ہے نوشیروان اس کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ پھپھو اپنی کم ظرفی کی وجہ سے خام خواہ بڑے بھائی سے متنفر ہو گئی تھی۔ شیلا کا سسرال نو دولتیوں کی ریس میں سب سے آگے تھا، جی بھر کر انہوں نے دولت کی نمائش کی، شیلا کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک چیز بری میں دی۔ ایسے میں پھپھو کا سینہ ٹھونک کر اس رشتے کو نوشیروان پر اولیت دینا حق بنتا تھا، لیکن شیلا کی حالت دیدنی رہی۔ مائیوں سے لے کر بارات تک وہ اتنا روئی کہ سوما کو اپنا آپ اس کی آنسوں کے سمندر میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ بھی سہیلی کے ساتھ مل کر روئی۔ ولیمہ چونکہ دوسرے شہر تھا، سوما شیلا کو اس دن دیکھنے سے محروم رہی کہ آیا وہ رو رہی تھی یا خوش بیٹھی تھی۔ ارے بہت پٹر کر رہی تھی، ایک دن کی دلہن کا تو گمان ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مسلسل دانت نکالے جا رہی تھی۔ چونکہ بھابھی اور امی گئی تھی، سو واپس آ کر بھابھی نے تبصرہ کیا تھا جسے ماننے پر سوما تیار نہیں تھی۔ اب سسرالیوں کے سامنے اپنی عزت بھی تو رکھنی ہے اس نے۔ اداسی کا لیبل لگا کر بیٹھی رہی تو کہاں گزر سکے گی اس کی بہت بوجھل دل کے ساتھ، اس نے سوچا تھا۔ آج بالکل انہی دنوں والی گھٹن محسوس ہو رہی تھی جب نوشیروان نے شیلا سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ گو کہ موسم پر دل فریبی حاوی تھی، لیکن اندر تو خزاں کی ویرانی کا راج تھا۔ امن والا کے سرکردہ بزرگ گھر کے بڑے کمرے میں براجمان تھے۔ گھر کی خواتین کے علاوہ تائی، بڑی اور چھوٹی چچی بھی اندر میٹنگ کا حصہ تھی۔ لاؤنج میں بیکری سے آئی انواع اقسام کے مٹھائی کے ٹوکرے اور ڈبے اس کی آنکھیں بہانے کا سبب بنے ہوئے تھے۔ میں تو ایسے دھوکے باز اور فریبی سمجھی تھی، یہ تو اول درجے کا بدتمیز اور وعدہ خلاف بھی نکلا۔ آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ وہ دل ہی دل میں نوشیروان کی ذات کے بخیاں بھی ادھیڑے جا رہی تھی، جس نے کس صفاقی سے اپنا رد عمل دکھایا تھا۔ اس کی کال سننے کے اگلی ہی شام یہ فوج اس کے گھر بھیج دی گئی تھی۔ نوشیروان نے اپنی چھٹیاں بڑھوا لی تھیں، انہی چھٹیوں میں شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے تو آج تاریخ رکھنے کے لیے یہ سب لوگ آئے ہیں۔ کچھ دیر قبل مسرور و محظوظ ہوئی بھابھی اندر کی سنگن لے کر اس کے کان میں یہ خبر ڈال گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تم اتنی اداس کیوں ہو رہی ہو؟ پتہ نہیں نوشیروان بھائی میں وہ کون سی خامی ہے جو صرف تمہیں نظر آتی ہے، ہمیں نہیں؟ خام خواہ میں رو کر خود پر ظلم کر رہی ہو۔ گلاب جامن سے انصاف کرتی مونا اس کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں 5 دنوں کے اندر تمہاری شادی طے ہوتی تو میں پوچھتی، میں تو رج کے بھنگڑا ڈالتی اور تم بھی خوشی مناؤ۔ کیسی افسانوی شادی ہو رہی ہے تمہاری، چند فٹ کے فاصلے پر محض ایک ساس اور سسر کا دم، نہ نندوں کی قدم نہ دیوروں کا بکھیڑا، جی بھر کے مزے کرنا۔ اس کے دل کی حالت سے بے خبر مونا اپنی ہانکیں گئی۔ آدھے گھنٹے تک مبارک سلامت کے شور سے گھر کی دیواریں جھنجھنانے لگی۔ تائی اماں نے اسے خوب بھینچ کر لپٹایا، تایا ابا نے بھی سر پر ہاتھ پھیر کر پیار دیا۔ سبھی خوش و مطمئن تھے، ایک سوائے اس کے جسے اپنا آپ کسی ڈاکو اور غاصب سے کم نہیں لگ رہا تھا، جو اپنی سہیلی کے سابقہ منگیتر پر قبضہ کرنے چلی تھی۔ شیلا بھی میکے ہی میں تھی، اس کی تاریخ رکھے جانے کی خبر یقیناً شیلا پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ یہ غم بھی اپنے نازک و کمزور دل پر محسوس کر کے وہ رات بھر تکیہ بھگوتی رہی۔ سرخ زر تارا روسی لباس، قیمتی لیکن نفیس جویلری اور سنگھار کے تمام لوازمات سے لیس وہ دل کی ملکہ بڑے طمطراق کے ساتھ بیڈ پر موجود تھی۔ آدھی حسیات کمرے کی آرائش نے گم کی، رہی سہی دلہن صاحبہ نے فنا کر دی۔ وہ تا دیر تک یک ٹک پھولوں میں بسی خوشبوئیں لٹاتی دل اور حواس قابو کر لینے والی کو دیکھتا رہا۔ وہ سارے حساب کتاب، تادیبی گفتگو جو اسے ہراساں کرنے کے لیے دماغ میں ترتیب دے آیا تھا، بھگ سے اڑ گئے۔ دل پر دھاوا بولنے والی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے، اندازہ ہوتا تو بیچ کے چند دنوں کی تاخیر بھی گولی سے اڑا دیتا۔ السلام علیکم۔ طبیعت بشاش ہو گئی تھی، گلا کھنکھارتا گمبھیر آواز میں سلام جھاڑتا وہ آہستگی سے بیڈ کی اور بڑھنے لگا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم نے سوما کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھائی تھی۔ کسائی لگ رہا ہے پورا۔ نوشیروان اس کے سامنے بے حد قریب آ بیٹھا تو مارے کوفت و جھنجھلاہٹ کے اس کی سانس بند ہونے لگی۔ شیلا کے روتے، سو کرتے، بے غیرتی کا احساس دلاتے، بے وفائی کے طعنے دیتے مختلف الوژن یہاں وہاں ناچنے لگے۔ سوما کی آنکھوں سے نمی پھوٹ پڑی۔ پلیز میرے سر میں درد ہے۔ نوشیروان کا اپنے رخسار پر انگلی پھیرتا ہاتھ انگارہ بن کر محسوس ہوا تو اس نے بنا سوچے سمجھے جھٹک کر تیز لہجے میں کہا۔ نوشیروان کی سٹی گم ہو گئی اس کی اس حرکت پر۔ آنکھیں سکوڑ کر نہایت الجھتے ہوئے اس نے سوما کو دیکھا، جو اپنے چہرے کی ناگواری اکتاہٹ اور شاید نفرت بھی چھپانے کا تردد نہیں کر رہی تھی، اور قدرے پیچھے کھسک کر خام خواہ مہندی لگے ہاتھوں کو گھونے لگی تھی۔ نوشیروان نے چند لمحوں تک اس کے یہ تاثرات ملاحظہ کیے، اور وہی دل جو ابھی سرشار ہوتے نہیں تھک رہا تھا، ایک دم سے اچاٹ ہو کر اسے وہاں سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔
गले में पड़ा हार नोच कर दूर फेंका और दोबारा दिल की हूर पर निगाह डालना गुनाह समझते हुए वॉशरूम में घुस गया। दरवाज़ा इस जोर से बंद हुआ था कि सोमा को अपना दिल भी बंद होता महसूस हुआ। यही ठीक है। हवास ठिकाने आए तो उसने अपनी पीठ ठोंकी। एक भी खुशी उस शख्स को मेरे तवज्जुह से नहीं मिलेगी। 8 दिनों के अंदर अंदर मुझसे शादी के फैसले पर ना पछताया तो नाम बदल डालूंगी। वो भी लहंगा संभालती, चूड़ियाँ पायल खनकाती, आईने के सामने जेवर उतारने जा बैठी। और आज अपनी तमाम तर पसंदीदगी के बावजूद भी वो अपने शौहर नामदार के साथ लाहौर शहर की जानिब गामज़न थी। शादी की पहली रात वाली अपनी कारकर्दगी के बाद उसे मुकम्मल यकीन था नौशेरवां साहब अब उसकी शक्ल तक देखने के रवादार नहीं होंगे। आखिर मर्द की इज्जत का सवाल था, लेकिन उसकी इस गलत फहमी पर आज सुबह ही पानी फिर गया जब ताई अम्मा ने उसे भी सरताज के हमरा रवानगी का हुक्म सादिर किया। मैं ताई, वो यूँ बोली जैसे नौशेरवां की बीवी का एजाज़ किसी और को मिला हो। हाँ तो और कौन? ताई उससे भी ज़्यादा हैरान। मैं कैसे जा सकती हूँ ताई अम्मी? फिर वो बात को संभालने की खातिर मिनमिनाई। क्यों, तुम कैसे नहीं जा सकती? ताई पहले से भी ज़्यादा हैरान थी। फिर आप और ताया अब्बू अकेले रह जाएंगे। उसने सरासर जज्बाती हरबा इस्तेमाल किया। ओह, ताई अम्मा ने यूँ सुकून भरी सांस ली जैसे बहुत नागवार सी तौजीह सुनने से बच गई हों। हम मादी हैं अकेलेपन के, पहले भी तो रहते रहे हैं। पहले की बात और थी, वो जोर देकर बोली। पहले घर में बहू नहीं थी, अब आ गई है तो अब कहाँ का अकेलापन? मैं रहूँगी ना आपके साथ। और वो जो नौशेरवां वहाँ अकेला रहेगा वो सोमा का हलक तक कड़वा था उसके जिक्र पर। वो तो आदी हैं। अब तुम्हें उसकी ऐसी वैसी हर आदत ख़त्म करके सिर्फ अपनी आदत डलवानी पड़ेगी और अपना आदी बनाने के लिए तुम्हें उसके साथ साथ रहना पड़ेगा मेरी भोली बच्ची। ताई ने रसान से समझाया था। उसके मुंह का जायका ही नौशेरवां की आदत बनने का सोचकर ख़राब हो गया। वो उसके साय से भी बचना चाह रही थी और ताई अम्मा जान जलाने वाले मशवरे देने पर आमादा थी। वो तो है, लेकिन ताई को किस तौर पर भी रजामंद ना पाकर वो इस तरह में घिर गई थी। वो खुदकुशी कर सकती थी, नौशेरवां के साथ एक घर में तन्हा नहीं रह सकती थी। जो अजनबियत की दीवार उन दोनों के बीच शादी के 5वें दिन भी कायम थी, उसे मजबूत करने के लिए नौशेरवां की परछाई से भी दूर रहना ज़रूरी था। ताई अम्मी दुनिया क्या कहेगी, बहू ऐसी बेगैरत कि अपने बूढ़े सास ससुर को अकेला छोड़कर चलती बनी। ताई ने खासा महजूज होकर कहा लगाया था, जब सास ससुर राज़ी हैं, बहू को अपनी मर्ज़ी से भेज रहे हैं तो दुनिया की मजाल कुछ कहे। सोमा का ज़ब्त जवाब देने लगा था। ताई भी कमाल थी, उसके इनकार को समझ ही नहीं रही थी। फिर तो मुझे यकीन आ रहा है कि आपको मेरा वजूद इस घर में गवारा नहीं। मुझे इस घर से दूर भगाने में आपकी कोई साजिश कार फरमा है, वरना आप इतनी मुसर न होती। लाहौल वाला। ताई अम्मी ने कले पीट डाले। बहू एक के बाद एक तीर कमान से छोड़ रही थी और ये आखिरी वाला तो उन्हें अंदर तक घुसता हुआ महसूस हुआ। कौन सी साजिश? मैं तो भला चाह रही हूँ। लड़कियाँ खुद सास ससुर के झंझटों से छुटकारा पाकर अकेला रहने के लिए क्या कुछ करती हैं, सासों को कत्ल तक कर डालती हैं। ताई के इस भयानक तज्ज़िये का अब उसने लाहौल वाला पड़ा था। और तुम खामखा बहस किए जा रही हो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? ताई अम्मा के कान अब खड़े हुए थे, साथ ही उसके रोंगटे भी। अगर ताई अम्मा को ज़रा भी भनक पड़ जाती, उसने उनके इकलौते लाडले बेटे के साथ कैसी अजनबियत रवा रखी हुई है, तो उन्होंने उसी के लत्ते ले डालने थे। बाल की खाल निकाल कर उस शहला तक रसाई हासिल कर लेनी थी कि जिससे वफा का भरम रखने की खातिर वो अपनी ज़िंदगी का कबाड़ा कर रही थी। वो असल में आपके बेटे की मर्ज़ी ना हो, ये भी तो हो सकता है। जल्दी जल्दी उसने सारा ज़िम्मा नौशेरवां पर डाल दिया, जिसके बारे में उसे यकीन था लाहौर लेकर जा ही नहीं सकता। वो बेडरूम में मौजूद था, ये तो दोनों लाउंज में मसरूफ़ बहस थी। ताई ने फ़ौरन बेटे को बुलवाया। तुम सोमा को साथ नहीं ले जा रहे? ताई अम्मी ने कड़े तेवरों से पूछा था। वो लापरवाह नज़र आती नाखूनों को देखती रही। नौशेरवां ने नज़र उठाकर उसे देखा और कुछ सोच कर बोला, मैंने कब कहा ऐसा? अब की नज़र उठाकर उसे देखने की बारी सोमा की थी। चलो फिर मैं एक ना सुनूं, फ़ौरन पैकिंग करो अपनी ताई अम्मा के लिए, यही सुनना काफ़ी था। मगर जल्दी, दिन निकलने से पहले। नौशेरवां कहते हुए दोबारा बेडरूम में घुस गया था और ताई अम्मा उसे बाजू से पकड़े पैकिंग करवाने के लिए मसरूफ़ अमल हुई। मैं वहाँ अकेले मक्खियाँ मारती रहूँगी? कसम से बहुत जालिम सास हैं आप। अकेले घर पर राज करने की खातिर बहू को दरबदर कर रही हैं। मैं माफ़ नहीं करूँगी आपको। बैग में कपड़े रखती ताई अम्मा ज़ोर ज़ोर से कह के लगाती रहीं और अब चेहरे पर सारे जहाँ की बेजारी और ताहट लिए वो फ्रंट सीट पर बैठी किस्मत को रो रही थी। ड्राइविंग करते नौशेरवां के चेहरे पर संजीदगी की छाप थी। भवें तनी हुई और होंठ पेवस से ऐसा सफ़र सोमा ने ज़िंदगी भर कभी नहीं किया था। बस में नहीं था, वरना वो इस चलती गाड़ी से कूद जाती। ये साथ बैठा कहीं का सूरमा एक मासूम लड़की के ख्वाब नोचकर दूसरी मासूम को भी तन्हाई की भीड़ चढ़ाने जा रहा था। सोमा को रह रहकर उस पर ताव आ रहा था, जिसने ना कुछ खिलाने की कसम खाकर ड्राइविंग जारी रखी थी।
भूख इतनी बड़ी कि उसे शैला पर मातम करना भी याद ना रहा। सारा रास्ता एक ही काम करती रही और वो था आंतों पर कुल पड़ना। डिफेंस के इलाके में मौजूद ये छोटा सा घर कितना शानदार था, ये देखने की फुर्सत किसे थी। मारे भूख और थकन के उसकी आंखों से छन छन नीर बरसना ही चाहते थे बस। वहीं लाउंज में सोफे पर ढेर होने के से अंदाज में बैठने के बाद उसने अना और इज्जत से आंखें चुराईं और गमज़दा आवाज़ में सामान रखते नौशेरवान से मुखातिब हुई। मुझे सारे सफ़र में भूखा रखा, मैंने पहली कॉल में ताई को ना बताया तो देखिएगा। नौशेरवा ने मसरूफ़ियत तरक करके बगौर उसे देखा, जो अच्छी खासी रोंकी हुई उस खाम खा के दावत झटकने पर मजबूर कर गई। मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। वो हकीकतन शर्मिंदा हुआ। सिर्फ 5 मिनटों में इससे ज़्यादा देर हुई तो फिर मेरे कफन दफन का मुंह में बड़बड़ाते वो नीम दराज हो गई। 5 तो नहीं 15 मिनटों में। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो उसकी ज़बान जो 5 मिनट पूरे हो जाने के बाद बाआवाज़ बुलंद कोसों पर उतर आई थी, फ़ौरन थमी और सीधी हुई। अस्सलाम वालेकुम। नौशेरवा के हाथ में ट्रे थी और गैर मुतवक्का तौर पर उसके पीछे आने वाली शक्लो तरोताज़ा सी खातून के हाथों में भी। दोनों ने टेबल पर रख दी। हाय इतनी प्यारी वो खातून फ़ौरन सोमा की जानिब लपकी जो हवंग सी खड़ी हो गई। नौशेरवा, ये तो ज़ेबा बख्तियार है, बनी बनाई। तुम्हें इतनी देर से क्यों मिली? वो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ थी, शायद झट उससे लिपट कर पट से गाल पर बोसे भी दे डाले। सोमा बुरी तरह घबरा गई। नौशेरवा हंस रहा था। देर से मिलने से आपका क्या मतलब है? वो पूछने लगा। तुम मुझसे थोड़े बुढ़े लगते हो ना, ये तो गुड़िया सी है। सोमा मज़ीद कन्फ्यूज हुई। थोड़ा बुढ़ा लगता हूँ तो चलेगा? हाँ वाकई चलेगा। अच्छा मेरा तो बताओ। चलो मैं खुद ही बताती हूँ। वो खासी बातूनी लग रही थी। मैं फजीला अपनी नौशेरवा की तो थी, अब तुम्हारी भी हूँ। इसके दोस्त रफ़ीकी इकलौती मिसेस सोमा उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खाओ, मैं चलती हूँ। कि सोमा, सुबह तफसीली मुलाकात होगी। फजीला आपी ने उसका एक और बोसा लिया। सोमा उनके जाते ही चील की तरह खाने पर झपटी थी, सारी शर्म दूर फेंक कर। अगली सुबह नाश्ता लिया। फजीला आपी फिर से हाजिर थी। नौशेरवा कब का जागा जॉगिंग से भी लौट चुका था, जबकि उसकी आंख खुले 20 मिनट भी नहीं हुए थे। सो फजीला आपी के सामने जी भर कर शर्मिंदा हुई। आपने जहमत क्यों की? कहने का इरादा तो नहीं था, खुद ही अभी से इस खानादारी से बचना चाह रही थी, लेकिन ज़बान फिसल गई। जवाब में फजीला आपी ने साथ लगा लिया। हाय मैं सदके। सोमा का कन्फ्यूजन पीरियड भी स्टार्ट हुआ। मेरी इक्को एक भाभी और मैं उसकी भी खिदमतें ना करूं? इक्को एक भाभी को आपकी ये खिदमतें बिगाड़ देंगी। नौशेरवा तैयार हुआ, ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। कोई नहीं, नई नवेली दुल्हनों को ऐश कराए जाते हैं। आपी ने नसार होती नज़रों से देखा। अब नाश्ता करो कहकर उन्होंने रुख्सत चाही। चूँकि रात वाली कातिल भूख सवार नहीं थी, सो वो तमीज़ के दायरे में रहकर नाश्ता करने लगी। नौशेरवा ने आमलेट और टोस्ट के बाद चाय का कप पिया और ब्रीफकेस उठाकर कुर्सी से खेलता खड़ा हो गया। बिना उसे अल्लाह हाफिज़ कहते डाइनिंग रूम से बाहर निकल गया। सोमा के गले में तोस अटक गया। हाँ तो मुझे क्या? पानी का घूंट भर करने वाला अंदर धकेला बद-इख़लाक़ बंदे से एटिकेट्स की उम्मीद ही क्या हो सकती है। नाश्ता कर चुकने के 15 मिनट बाद तक वहीं कुर्सी पर बैठती सोचती रही, यहाँ तक कि सांवली सलोनी दुबली सी शाहिदा आ गई। ओ जी, मैं फजीला बाजी के घर काम करती हूँ, यहाँ की भी हफ्ते सफाई कर जाती हूँ, अब रोज़ आया करूँगी। सोमा को फजीला अभी पर एकदम से प्यार आया। ठीक है, सोमा ने सुस्ती से कहा। शाहिदा फ़ौरन फिर की बनी झूठे बर्तन किचन में रख कर सफाई में लग गई। सोमा के लिए अब रावी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन उसे शैला का ख्याल आ गया। और मेरी प्यारी सहेली। शैला के याद आते ही उसकी ठंडी आहें बरामद होना शुरू हो गई। शैला तो क्या, उसके मैके का कोई भी फर्ज सोमा की शादी पर नहीं आया था। सोमा पर घर से निकलने पर पाबंदी आयद हो चुकी थी, वरना वो उड़ कर जाती और उसे मना आती। मोबाइल की सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए रात दिन शैला का नंबर मिलाती रहती, लेकिन शैला ने रिसीव करके ना दिया, बल्कि मोबाइल ही ऑफ़ कर देती थी। सोमा ने फूफा और उसकी छोटी बहनों के नंबर्स पर ट्राई की और शैला को बुलवाया तो शैला ने बात करने से इनकार कर दिया। सोमा इस बेरुखी पर धुआंधार होती रही थी। अब उसके पास नया नंबर था। लाउंज के सोफ़े में धंस कर शैला का नंबर मिलाया और धड़कते दिल के साथ टू टू की आवाज़ सुनने लगी। कदरे ताख़ीर से शैला ने अटेंड किया। हेलो। शैला की आवाज़ सुनते ही उस पर ऐसी खुशी छाई जैसे किसी महबूब की आवाज़ सुनकर महबूबा पर छाती है। मैं सोमा। आंखों में आंसू आ गए
शैला जानबूझकर चुप रही। प्लीज़ बात करो शैला। क्या बात करूं? शैला फट पड़ी। तुमने अपनी सेहत सजा ली, बस अब खुशियां मनाओ, मेरी ज़िंदगी क्यों अज़ाब बनाती हो फ़ोन कर करके। कहकर शैला ने फ़ोन ऑफ कर दिया। वो वहीं बैठी चेहरा हाथों में छुपाए रोती रही। 2 महीने यूं बीते जैसे 2 सदियां। करने को कुछ था नहीं और कुछ करने को उसका दिल चाहता भी नहीं था। मारे बांधे जो खाना वो पकाती वो अमूमन जू का तू पड़ा रहता। नौशेरवां या तो खाना खा कर आता या उसके हाथ के बने शाहकार खानों को बस सूंघ कर उठ जाता। जो अव्वल रोज़ की खलीज दोनों के दरमियान हायल थी वो कम होने के बजाय ज़्यादा हो गई। सोमा की अना और खुदसरी का परचम बुलंद था तो नौशेरवां की ज़िद भी कायम दायम थी। अपने ज़्यादातर काम वो खुद करता था। दोनों के बीच बातचीत ना होने के बराबर थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा वो चाहती थी। लेकिन कब तक? तीसरा महीना ख़त्म होते ही उसकी हिम्मत ने जवाब दिया ही अना का खोल भी तड़कने लगा। ठीक है, अजनबी बनने में, रूखा रवैया रखने में मेरा जवाब बनता है। बिना मुझे ज़हनी तौर पर तैयार किए मेरी ये शादी कर दी गई, वो भी उस शख्स के जिसे हमेशा मैंने दोस्त के मंगेतर की हैसियत से देखा। तो मैं हक बजानिब हूँ। लेकिन ये क्यों इतने रूठे बने हुए हैं? उन्होंने तो 15 दिनों के अंदर अंदर ऐसी हंगामी बुनियादों पर शादी की जैसे मैं अगवा हो रही हूँ, जैसे मेरे फिराक में दिन रात गुजारना मुश्किल हो, और अब यहाँ फेंक कर लाताल्लुक़ हो गए हैं। चलो, अगर मैंने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो ये खुद अपनी मोहब्बत से मुझे जीतने की कोशिश करते, मेरी नफ़रत ख़त्म करने की कोशिश करते। ये क्या कि बिल्कुल ही बेनियाज हो गए, जैसे इस घर में मेरा वजूद ही ना हो। मेरे हाथ का पका खाना खाना तो दूर की बात, मुझसे बात तक करना गवारा नहीं करते। वैसे बन रहे हैं जैसे मुझसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। ठीक है, मज़ीद ये सब चला तो मैं बता दूंगी ताई अम्मी को, नहीं रहूँगी यहाँ। आजकल उसकी रातें और फरागत के लम्हात यही सब सोचते गुजर रहे थे और उन्हीं सोचों में ही कटते शब और रोज़ में उसे महसूस ही ना हुआ उसने नौशेरवां के बहुत से काम अपने ज़िम्मे ले लिए थे। नौशेरवां ने अगर तारीफ़ नहीं की तो उसे रोका भी नहीं था। हाँ, उसके लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट ज़रूर रहने लगी थी, यानी बीवी की नाम नेहाद अकड़पों गायब होने को थी बस। शादी के चौथे महीने ये आज पहली बार था जब वो उसके लिए तैयार हुई थी। शफून के लाइट पर्पल और फिरोज़ी कामदार सूट में नफीस सी ज्वेलरी और बिल्कुल हल्का सा मेकअप उसे क्या से क्या बना गया था। वो कितना दमक रही थी उसका अंदाज़ा उसे ऑफिस से आने के बाद नौशेरवां की हैरान आंखों को देखकर हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा। नौशेरवां बिना कुछ कहे कमरे में चला गया और वो लाउंज में बैठी महसूस होती रही। वो सारे दावे शैला की वजह से अपने आप से करती चली आई थी, आहिस्ता आहिस्ता करके झड़ने लगे। शैला की दोस्ती की वजह से उसके सामने अपनी वफ़ा का भरम रखने के लिए वो सारी उम्र यूं ही त्याग देगी, लेकिन नौशेरवां को अपना आप सपुर्द नहीं करेगी, ना अपनी मोहब्बत की खुशबू, ना अपने ख्वाब, ना जज्बात और ना कुर्बत के लम्हात। लेकिन यही दावा अभी एक धक्का लगने का मुंतज़िर था, बस कुछ कम उम्री और कुछ फितरी रिश्ते के तकाजे, और सबसे बढ़कर अपना बेवकूफ़ानापन जिसके हाथों वो ज़िंदगी में स्याही भरने चली थी। सबके हाथों मजबूर होकर वो बहुत दिल से नौशेरवां की चाहत में बतदरीज मुत्तला होने लगी थी। वो उसे देखे, उसे सराहे, उसके वजूद को अपने लम्स का एहसास बख्शे। बहुत चुपके डरते डरते वो ये सब सोचने लगी। नौशेरवां को बेडरूम में काफ़ी देर हुई तो कमर कसकर उसने खुद अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया। आज उसकी ज़िंदगी का ख़ास दिन था। वो इस दिन दुनिया में आई थी और चाह रही थी ये शख्स भी उसे इस दिन की अहमियत का एहसास करते हुए उसे मुबारकबाद दे। सिर्फ एक मुबारकबाद ही काफ़ी थी। सुबह से उस वक्त तक मुबारकबादों के कई फ़ोन मैके से आ चुके थे। यकीनन नौशेरवां को भी किसी न किसी ज़रिए से उसकी सालगिरह का पता चल गया होगा। अब उसका फ़र्ज़ बनता था सोमा को बर्थडे विश कहने का। उस फ़र्ज़ की याद दहानी महज अपना जलवा दिखाकर करवाने की खातिर बेडरूम में आई तो नौशेरवां को कपड़े बदले बेड पर नींद दराज फ़ोन कॉल में मगन पाया। सोमा थोड़ी बदमज़ा हुई। वो पूरी तरह से कॉल सुनने में मगन था। नरम दिल फरेब सी मुस्कुराहट, सितारों सी चमकती आँखें और धीमी सी आवाज़ उसके अंदाज़ ख़ास हो रहे थे। सोमा का माथा 15 मिनट तक मुंतज़िर रहने के बाद बिना ठनका। जिन आँखों में दाएं समोकर वो नौशेरवां को तक रही थी उनमें शरारे से उबल पड़े थे। उसे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था वो गुस्सा क्यों हो रही। कौन सा नौशेरवां को उसने अपने साथ इतना बांध रखा था जिसके यूं निसार होकर कॉल करने पर वो खोलने लगी थी। उठा पटक की आवाज़ पर नौशेरवां मुतवज्जा हुआ। सोमा साहिबा ड्रेसिंग पर खामखा चीज़ें पटक रही थी। वो नागवार से तासरात के साथ सेल कान से लगाए बाहर चला गया। रात के 10 बज रहे थे। फजीला भी आई बैठी थी और उसके ज़ारों कतार रोने पर बदहवास हुई जा रही थी। देख लें 10 बज रहे हैं और अभी तक नहीं आए। टिश्यू से नाक रगड़ने के बाद उसने कहा, हाँ तो देर सवेर हो जाती है, मर्द है, कहीं कहाँ पढ़ सकते हैं। मर्द हैं इसलिए उन्हें आजकल एक ही काम है, बाहर कोई लड़की देख रखी है उन्होंने कहकर उसने फिर से बहामा करते हुए वॉल्यूम फुल किया। फजीला भी को समझ में नहीं आया उसका ये रिकॉर्ड कैसे बंद करें। ऐन उसी वक्त पर नौशेरवां की एंट्री हुई। बेढंगेपन से रोती हुई सोमा और चुप कराने की कोशिश में निढाल हुई फजीला भी वो भोंचका सा खड़ा रह गया। लो आ गया, खामखा तुमने घर सर पर उठा लिया।
दोनों की नज़र नौशेरवां पर उठी। फजीला आपी को सुकून महसूस हुआ। जुम्मा 8 दिन नहीं और इनका दिल मुझसे भर गया। नौशेरवां का लिहाज किए बगैर उसने अपनी दुआएं जारी रखी। नौशेरवां ने आँखें सिकोड़ ली। तुमने मेरे दिल को सैर ही कब किया का जो मैं भर जाऊंगा, उसने दिल में सोचा। पराई औरत से फ़ोन पर दांत निकाल निकाल कर बात करते हैं, रोज़ यूँ सच समझ कर बाहर जाते हैं जैसे किसी के घर बारात लेकर जा रहे हों। ये खड़े हैं, पूछ लें बेशक। बाकायदा तड़ी लगाकर ये भी कहा गया तो नौशेरवां को गश आ गई। नौशेरवां फजीला आपी बेचारी बेबसी का इश्तिहार लग रही थी। जानती थी सोमा शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार हुई है, मगर उस वक्त उसे चुप कराना जोए शेर लाने के मुतरादिफ था। आप घर जाएं आपी, इसे मैं संभालता हूँ। आपी फ़ौरन उठ भागी। हाँ, क्या संभालेंगी? इनके जाने के बाद वो कुछ कमज़ोर पड़ी, लेकिन ज़ाहिर ना किया। नौशेरवां को वो पुरानी वाली सोमा लगी, मासूम और बेहद बेवकूफ़। अभी फजीला अभी को बताया कलकत्ताई अम्मा को भी। चुप खामोश वो इस ज़ोर से गरजा था कि सोमा डर के मारे दहल गई। मेरे किरदार पर शक नहीं करना, बाकी जो कुछ भी करो। उसके सामने आकर बाकायदा वार्न करने के अंदाज में बोला और लंबे लंबे डग भरता कमरे में चला गया। ना उसके आंसू साफ किए, ना कंधे से लगाकर चुप कराया, ना ही गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। फजीला अभी के जाने के बाद वो जो खुश फहमी में मुब्तला होने लगी थी कि ज़रूर कुछ ऐसा ही फिल्मी सीन होगा, नौशेरवां के इस दर्जा कठोर रवैये पर बिल्कुल ढह सी गई। हाँ, ठीक ही तो कर रहा है, ऐसा ही करना चाहिए उसे। इब्तदा तो मैंने की थी, शैला के सामने अच्छा बनने की कोशिश में अपना घर तोड़ बैठी। यह मुझसे बेजार हो गया है, ज़रूर मुझे छोड़कर रहेगा। लाउंज के सोफे पर गिरती रोते रोते उसने रात बिता दी। उस बदमज़गी को गुजरे 3रा दिन था। वो सर से पैर तक मायूस हो चुकी थी, खुद तरसी में मुब्तला हो रही थी और उस सुबह अम्मी लोगों को फ़ोन करके भैया को बुलाने का इरादा बांध रही थी जब नौशेरवां उसके पास आया। आज वो ऑफ़िस नहीं गया था। तुम तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। उस पर अचटती सी नज़र डालकर वो सामने से हट भी गया। उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो तैयार हो गई। चलें? नौशेरवां भी चेंज कर चुका था, उसकी जानिब देखा और मुतमिन सा हो गया। हाँ चलो। वो उसके पीछे चलती गैराज तक गई। गाड़ी जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ती अनजान सिमत मुड़ गई। वो उलझन में घिरी चुपचाप बैठी रही। गाहे बगाहे नौशेरवां पर भी नज़र डाल लेती जो मुनहम एक साथ ड्राइविंग कर रहा था। या इलाही, मुझे कत्ल करने तो नहीं ले जा रहा। उस ख्याल ने रोंगटे खड़े कर दिए, मगर ज़्यादा देर तक खौफ का असर नहीं रहा कि उसकी गाड़ी शानदार से घर के आगे रुक चुकी थी। हॉर्न देने पर चौकीदार ने गेट खोला तो नौशेरवां ने गाड़ी अंदर पार्क की। उतरो। वो रोबोट बनी अमल दरामद करती रही। नौशेरवां के किसी करीबी दोस्त का घर था, बहुत पुरजोश तरीके से मिला। देखिए ज़रा इस नालायक की हरकत, साजिद मसनूई खफगी से सोमा को बताने लगा। जब मैं कहता था ये आपको नहीं लाया और आज ले आया है बगैर बताए। अभी लंच में बहुत देर है, मेन्यू इससे पूछ कर बनाओ और दावत करके अपना गिला दूर कर लो। नौशेरवां की सलाह काबिल कबूल थी। साजिद ने फ़ौरन ड्राइंग रूम के बाहर दौड़ लगाई लंबी सी दावत का ऑर्डर देने के लिए। ये साजिद शहला के शौहर का बहनोई है। शहला आजकल यहाँ आई हुई है। मैंने सोचा तुम दोनों सहेलियाँ मिल लो, मुझसे तुम्हारे गिले कुछ कम हो जाएंगे। सोमा तो सुन होकर रह गई। जिस शैला को भुला के वो नौशेरवां की जानिब पेशकदमी की ख्वाहां थी, नौशेरवां उसी शैला के सामने दोबारा सेहत की तजदीद कराने के लिए ले आया। उस पर सोगवारियत सवार हो गई। साजिद अपनी बीवी फ़ाखर यानी शैला की नंद के हमरा दोबारा हाजिर हुआ। फ़ाखरा बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी। सोमा से यूँ मिली जैसे बरसों का याराना हो। चलो अंदर मेरे कमरे में उन दोनों को आज खुला छोड़ देते हैं। वो उसे लिए लाउंज और कॉरिडोर से गुजरती अपने कमरे में ले आई, जहाँ एकदम हशाश बशाश और तरोताज़ा सी शैला नए हेयर स्टाइल, फुल मेकअप और जदीद सूट में मलबूस बैठी थी। सोमा पीछे थी। शैला की नज़र सिर्फ फ़ाखरा पर पड़ी। आओ भाई, कहाँ रह गई थी? मुझे मेरे शौहर से जुदा करके जुल्म करती और अपने घर में फिर लिफ्ट भी नहीं कराती हो। जुमले के आखिर में सोमा को देखते ही होंठ खामोश हो गए। ये देखें, आपकी कज़न सोमा समेत हाजिर हुई हूँ, डबल लिफ्ट हो गई। फ़ाखरा ने सोमा का हाथ पकड़कर कहा, तुम यहाँ? शैला को उसका आना हज़म नहीं हो रहा था। हाँ, ये यहाँ क्योंकि नौशेरवां भाई साजिद के पक्के दोस्त हैं, उसकी बजाय फ़ाखरा ने जवाब दिया। शैला की आंखों में नागवारी सिमट आई। सोमा ने उसे बगौर देखा। वो बहुत फैल गई थी और खासी टिप टॉप से तैयार होकर आई थी। उसके मुकाबले में सोमा तो कुछ भी नहीं लग रही थी। आप दोनों जब तक गप्पे लगाओ, मैं किचन संभालूँ। नहीं, असल में शैला पर्स समेत उछलकर बेड से उतरी। यहाँ करीब ही मेरी एक दोस्त का घर है। मैं सोच कर आई थी कि तुम्हारे साथ मार्केट तक जाऊंगी, लेकिन अब तो तुम फारिग ही नहीं हो तो मैं उसको साथ ले जाती हूँ। जाना बहुत ज़रूरी है, वरना मैं
ضرور رکتی۔ سوما کو سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف اس کی وجہ سے جا رہی ہے۔ اسے شدید دکھ محسوس ہوا۔ تو دوپہر تک تو آ جائیں گی نا؟ فاخرہ خود حیران ہوئی کھڑی تھی۔ نہیں، بس میں وہیں سے گھر چلی جاؤں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے اپنے بھائی کا ذرا دیر ہو جائے تو پیچھے چلے آتے ہیں۔ ہاں، پورے مقناطیس ہیں وہ بھی، اور آپ بھی دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ فاخرہ نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا اور شیلا کو چھوڑنے باہر تک گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، سوما الجھی رہی۔ فاخرہ کے کچن میں جانے کے بعد وہ بھی اس کی مدد کے خیال سے وہیں جا کھڑی ہوئی۔ بھابھی، یہ شیلا اپنے گھر میں خوش تو ہے؟ قدرے جھجک کر اس نے ذہن میں کل بلائے سوال کو راہ دکھائی۔ ایسی ویسی دنیا مثالیں دیتی ہیں ان کی۔ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ میں نے تو سنا کچھ خاص تعلقات نہیں اس کے شوہر سے۔ غلط سنا، فاخرہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ شیلا بھابھی عورتوں کی ان اقسام سے تعلق رکھتی ہیں جو صرف شوہر چاہتی ہیں، خوبصورت بدصورت نہیں، صرف دولت مند شوہر جو انہیں سر پر بچھا کر رکھے، ان کے سارے احکامات بجا لائے، بدلے میں یہ بھی شوہر پر اپنی ساری محبت انڈیلتی ہیں، لیکن صرف شوہر پر، اس سے وابستہ رشتوں پر نہیں۔ سوما پر تھکن سی سوار ہونے لگی۔ میرے بھائی بھابھی کے پیچھے پاگل ہیں تو بھابھی ان کے پیچھے۔ ہمارے خاندان میں یہ مقناطیس مشہور ہیں، ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں بس۔ اور سوما کے ذہن میں شیلا کا وہ پچھاڑے کھاتا روپ آنے لگا جب وہ اس کی نوشیروان کے ساتھ بات طے ہونے پر گلے کر رہی تھی۔ جب وہ شوہر کے ساتھ اتنی خوش تھی کہ دنیا مثالیں دیتی تھی، تو پھر اس کی بلا سے نوشیروان کا رشتہ سوما کے ساتھ طے ہو جاتا۔ اس کی شادی شدہ زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس بے حد آسان سے سوال کو ذہن پر طاری کر کے سوما نے بعد کا وقت گمسم گزارا تھا۔ دعوت بھی کرکری گئی، حالانکہ سب کچھ بہت مزے کا بنا تھا۔ اب گزشتہ 3 دنوں سے اپنے احساس ضیاع کی بڑی بڑی تحریر اس کے چہرے پر رقم تھی۔ پچھتاوا اندر ہی اندر اسے کاٹنے لگا تھا۔ اس نے ساجد کے گھر سے آتے ہی مونا کو فون کھڑکایا۔ اب آئی ہے عقل؟ مونا نے سنتے ہی لتاڑا تھا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تم اس چمگادڑ شیلا کی وجہ سے نوشیروان بھائی کا رشتہ ٹھکرا رہی تھی۔ بیوقوف، وہ تو بچپن سے ہی تم سے اتنی متاثر تھی کہ حد سد کرتی تھی، تمہاری چھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے جیلس کرتی تھی، تو یہ بات کیسے نہ چلاتی کہ نوشیروان بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں۔ اسی جلاپے میں وہ تمہیں نوشیروان بھائی سے متنفر کرتی رہی، اپنی دوستی کے واسطے دے دے کر۔ مونا اس سے چھوٹی تھی مگر بلا کی زمانہ شناس، اور وہ اتنی بونگی کہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتی رہی۔ ٹی وی پر کون سا پروگرام آ رہا ہے؟ اس بات سے بے خبر وہ صوفے پر بیٹھی سود و ضیاء میں الجھی سسک رہی تھی جب نوشیروان بنا آواز پیدا کیے کمرے میں آیا اور اس کے دائیں طرف آ بیٹھا۔ ایک ہی بار رو لو جی بھر کر، پھر نہیں رونے دوں گا۔ اس کے گود میں رکھے ہاتھ پکڑ کر وہ نرمی سے بولا تو وہ حکم کی تعمیل میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے پتا تھا تم بیوقوف ہو، مگر اتنی بیوقوف ہو یہ نہیں پتا تھا۔ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر تعصب سے کہتا وہ سوما کے سارے گلے دور کرتا گیا۔ وہ واقعی اس وقت تک روتی رہی جب تک کہ اس کا جی بھر نہ گیا۔ آپ اس کو پسند تو کرتے تھے نا؟ آنسو تھمے تو بہت سی باتیں یاد آئیں۔ اس سے الگ ہو کر سوما نے کھاتا کھولا۔ کوئی بھی قسم لے لو؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو وہ جو اس کو گفٹس دیتے تھے وہ پاگل بناتی تھی تمہیں؟ یہ چیزیں بھی گفٹ کرنے کی ہیں؟ اگر کرنی تھی تو تمہیں نہ کرتا، جسے میں نہ جانے کب کا پسند کرتا آ رہا ہوں، اور میری اسی پسند کا شیلا کو پتہ چل گیا تو وہ خاص طور پر تمہارے سامنے میری اور اپنی جھوٹی محبت کے قصے سناتی تھی۔ وہ اتنے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا کہ سوما کا دل چاہا شیلا کی بابت مزید پوچھ گچھ کرنے کا، سوما کا دل نہ چاہا شیلا کی بابت مزید پوچھ گچھ کرنے کا، لیکن کچھ اور شیلا کی بابت مزید پوچھ گچھ کرنے کا، لیکن کچھ اور چاہا تھا۔ اچھا، تو جب اتنا مجھے پسند کرتے تھے تو شادی کے بعد مجھ سے اتنے دور کیوں رہے؟ اتنی تکلیف دی مجھے؟ جی بھر کر رونے کے بعد بھی آنسو باقی تھے۔ یار، تھوڑی بہت سزا دینے کا حق تو تھا نا میرے پاس۔ کوئی نہیں جن سے محبت ہو انہیں صرف محبت دی جاتی ہے، سزا نہیں، خاص کر تب جب آپ کا لائف پارٹنر عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہو۔ مائی گاڈ! نوشیروان جو بڑے لطف سے سن رہا تھا یکدم تڑپ اٹھا۔ یہ تم مجھے بڑی عمر کا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڈھا ہوں کیا؟ نہیں، سچی منہ سے نکل گیا۔ نوشیروان کے آنکھیں نکالنے پر وہ منمنائی تھی۔ چلو پھر اندر اپنی گزشتہ غلط فہمیوں کا کچھ ازالہ کریں۔ نوشیروان نے ریموٹ سے ٹی وی آف کرنے کے بعد اس ٹون میں کہا کہ وہ لال انار ہو گئی۔
اس رات کے بعد ایک روشن صبح منتظر تھی۔ اس کے ساتھ یہاں اس بہت ہی خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے آپ کا انتظار رہے گا کمنٹس کا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور جن جن کی فرمائش ناولز کی ہے ان میں کچھ آن لائن تھے جو کہ رائٹرز کی پرمیشن نہیں ہوتی، جو کہ میں نہیں ریڈ کر سکتی، اس لیے کوئی ایسے ناول مجھے فرمائش کر کے بتائیں جو میں ڈائجسٹ سے یا کسی بکلیٹ سے آسانی سے پڑھ سکوں۔ تو جناب دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اب کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔